पिछले कुछ समय में नीट पेपर लीक का मुद्दा अखबारों और टीवी की सुर्खियों में है। सवाल एक परीक्षा की क्रेडिबिलिटी पर नहीं बल्कि पूरे एग्जाम सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पर है। लाखों छात्रों ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी आवाज उठाई और अब दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि ऐसे मामलों का जल्दी निपटारा हो और दोषियों को सख्त सजा मिल सके। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में आम अदालत के मुकाबले किसी भी मामले की सुनवाई तेजी से हो जाती है और इस ऐलान के बाद भी प्रोटेस्टर्स खुश क्यों नहीं हैं। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक विवाद पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार ने पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है ताकि ऐसे अपराधों में शामिल लोगों को स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट यानी जल्द और सख्त सजा सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि देश के युवाओं का भविष्य और उनका हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और परीक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे एग्जाम सिस्टम में जवाबदेही तय करने, सख्त कानूनी कार्रवाई और ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। ऐसे माहौल में फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा को सरकार के एक बड़े कानूनी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग तरह की अदालत नहीं होती, ये उसी न्यायिक सिस्टम का हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें कुछ खास मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने की जिम्मेदारी दी जाती है। यानी केस वही होता है, कानून वही होता है और फैसला भी उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे मामलों की सुनवाई को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की अदालतों में पहले से ही करोड़ों केस पेंडिंग है। ऐसे में किसी भी मुकदमे का फैसला आने में कई बार सालों लग जाते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोशिश होती है कि सुनवाई लगातार चले, तारीखों के बीच लंबा गैप ना आए और मामला बिना बेवजह लटके आगे बढ़े। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के ऐलान के अगले ही दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू हो जाएंगे? दरअसल इसके लिए एक तय प्रक्रिया होती है। सरकार और संबंधित हाई कोर्ट मिलकर प्रोसेस तय करते हैं। इसके बाद जजेस की तैनाती, स्टाफ और दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं की जाती है। कई बार पहले से चल रही किसी अदालत को ही ये जिम्मेदारी दे दी जाती है, जबकि जरूरत पड़ने पर नई अदालतें भी बनाई जा सकती है। इसलिए किसी घोषणा के बाद उसे जमीन पर लागू होने में थोड़ा समय लगना सामान्य बात है। लेकिन एक और बात समझना बेहद जरूरी है, फास्ट ट्रैक का मतलब इंस्टेंट जस्टिस नहीं होता। अगर किसी मामले में कई गवाह है, डिजिटल सबूतों की जांच बाकी है, केस काफी मुश्किल है, तो अदालत उन प्रक्रियाओं को छोड़ नहीं सकती। यहाँ सिर्फ इतना फर्क होता है कि मामलों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि बिना वजह होने वाली देरी कम हो और सुनवाई लगातार आगे बढ़ती रहे। ये पहली बार नहीं है जब किसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की जा रही हो। दरअसल भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 25 साल पहले हुई थी। साल 2000 में देश की अदालतों में पेंडिंग केसेस की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहली बार बड़े पैमाने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करने की योजना बनाई। उस समय मकसद किसी एक तरह के अपराध की सुनवाई करना नहीं था, बल्कि ऐसे मामलों का बोझ कम करना था जो सालों से अदालतों में अटके हुए थे। 11th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार ने राज्यों को इसके लिए पैसा दिया। इसके बाद देश भर में 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए। शुरुआती सालों में इन अदालतों ने लाखों मामले सुलझाए, लेकिन कुछ साल बाद एक नई चुनौती सामने आई। केंद्र सरकार की फंडिंग खत्म होने लगी और कई राज्यों के लिए इन्हें चलाना मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि कुछ राज्यों ने अपने बजट से इन्हें जारी रखा, जबकि कई जगह इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था कभी नहीं बन पाए। हर राज्य ने अपनी जरूरत और संसाधनों के हिसाब से इन्हें चलाया। साल 2012 में दिल्ली के निर्भया गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और लोगों की सबसे बड़ी मांग थी कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में जल्द न्याय मिले। इसके बाद रेप से जुड़े मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए कई राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। फिर 2019 में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों, खासकर POSCO एक्ट और रेप के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुरू किए गए। इनका उद्देश्य था कि ऐसे संवेदनशील मामलों में ट्रायल को प्राथमिकता मिले और पीड़ितों को सालों तक फैसले का इंतजार न करना पड़े। यानी अगर पिछले 25 साल के इतिहास को देखें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस्तेमाल भारत में कई तरह के मामलों में किया जा चुका है, लेकिन पेपर लीक जैसे मामलों को इस तरह प्राथमिकता देने की घोषणा पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। यही वजह है कि नीट विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान को एक महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत कदम माना जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस ऐलान के तुरंत बाद सीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ 4 शब्द लिखे,
धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। यानी सीजेपी ने साफ कर दिया कि उसके मुताबिक सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा काफी नहीं है और उसकी मांग अभी भी वही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। इसके अलावा सीजेपी के अभिजीत दिपके ने भी प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट को कोट करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की एक तस्वीर शेयर की जिस पर लिखा था, हाय आई एम नथिंग। इस पोस्ट के जरिए सीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने से बचा जा रहा है। बाद में सीजेपी के स्पोक पर्सन आशुतोष रांका ने एक विस्तृत बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा असली समस्या का समाधान नहीं है। उनके मुताबिक अगर पेपर बार बार लीक हो रहे हैं तो इसकी वजह फास्ट ट्रैक कोर्ट की कमी नहीं बल्कि परीक्षा व्यवस्था की खामियां और सरकार की जवाबदेही है। रांका ने आरोप लगाया कि सरकार मूल सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है जबकि जरूरत उन कारणों को खत्म करने की है जिनकी वजह से बार बार पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है। अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सज़ा मिल सके। लेकिन मोदी जी आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। दूसरी तरफ नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जिम्मेदारी तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिले। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया जबकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मार्च को संसद की तरफ बढ़ने से रोक दिया। इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। एक तरफ विपक्षी दल छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार को घेर रहे हैं तो वहीं बीजेपी का कहना है कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी की फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली घोषणा को आंदोलन के बीच आया एक अहम राजनीतिक और कानूनी संदेश माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 20 जुलाई को ही सीजेपी के प्रतिनिधि सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी 3 प्रमुख मांगों का लिखित ज्ञापन सौंपा। पहली मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाए या वो इस्तीफा दे। दूसरी मांग थी कि आंदोलन के समर्थन में अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। तीसरी मांग थी कि नीट विवाद से जुड़े कथित छात्र आत्महत्या मामलों में प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। बैठक के बाद सीजेपी नेताओं ने कहा कि सरकार की तरफ से किसी भी मांग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जंतर मंतर के आसपास अब भी प्रदर्शन जारी है और सीजेपी का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर स्पष्ट फैसला नहीं लिया जाता तब तक धरना और विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।